जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, आर बाई एन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से दिखा रहे बेटा जब ये आर बाई एन के इक्वल हो गया और अब पूरे का ये पूरे का इक्विवेलेंट हो गया आर बाई एन, और ये इसके साथ किसमें होगा, सीरीज में कि पैरेलल में। भाई टोटल जो यहाँ से आ रहा है इसका इक्विवेलेंट जो मिला आपको आर बाई एन मिला, तो ये इसके साथ देखो करंट ये ऐसे पास आउट हो रही है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जब वैल्यू निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा आर प्लस कितना, आर बाई एन हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस आर बाई एन। अब हम लोग अगर करंट निकाला जाए, करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर लो या एक्सटर्नल सर्किट कर लो, एक्सटर्नल सर्किट, तो आई की जो वैल्यू होगी बेटा टोटल ईएमएफ अपान टोटल रेजिस्टेंस होता है, तो ई इक्विवेलेंट अपान कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई ए और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी बेटा आर प्लस आर बाई कितना, एन। आई की वैल्यू हो गई ए अपान आर प्लस आर बाई क्या हो जाएगा, एन के बराबर होगा। तो यहां से हम लोगों ने करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो करंट की वैल्यू टोटल हो गई आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर बाई एन। अगर एलसीएम लोगे बेटा तो यही होगा, एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा ऊपर कितना, एन ई अपान एन आर प्लस स्मॉल आर। दोनों कैल्शियम लेंगे तो एन आएगा, एन से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एन आर हो गया, और ये आर, और ये जो नीचे वाला एन है कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये करंट हमारा यहाँ से निकाल लेते बेटा, करंट की वैल्यू क्या होगी, तो एन ई अपान एन आर प्लस आर के बराबर। जैसे वहां पे दो कंडीशन हम लोगों ने लिया था, दो सिचुएशन जिस तरह से आपने वहां लिया था वैसे सिचुएशन आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। तो बोला क्या जाता है, पहला इफ आर मच मच ग्रेटर देन क्या हो, स्मॉल आर। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसा हो, वेरी लार्ज हो, बहुत ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे आप, आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपान कितना, आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज है ना, तो चाहे अगर पूरा इसको छोड़ेंगे तो एन ई अपान एन आर, अगर इस रिलेशन से लिखोगे तो एन ई अपान एन आर लीजिएगा, एन एन कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, ई बाई आर। मतलब कहने का मीनिंग क्या हो गया बेटा, अगर सिंगल आपका सेल लेंगे तो भी करंट की वैल्यू हमारी ई बाई आर होगा, और अगर क्या एन सेल लेंगे तो भी करंट की वैल्यू कितना, ई बाई आर होगा। तो मतलब ऐसे सेलों का जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी स्मॉल होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू के रिस्पेक्ट में उनको पैरेलल में जोड़ना बेनिफिशियल होगा या नहीं, होगा या नहीं, नहीं होगा। अरे भाई एक सेल से जितनी हमें करंट मिल रही है, अगर 10 सेल लगाने पर उतना ही मिल रहा हो तो क्या बेनिफिट है। तो उस केस में सच टाइप ऑफ क्या, सच टाइप ऑफ सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी नॉट बेनिफिशियल। इस टाइप के सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका बेनिफिशियल नहीं होगा। तो यही हम लोग लिख लेंगे, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ such type of cell such type of cells are not beneficial, are not beneficial। मेंस वाला कितने लोग को एग्जाम देना है बेटा, मेंस नहीं डाले आप लोग, नहीं डाले हो, तब कौन सा डालोगे, अप्रैल वाला है, डाल देना चाहिए था यार। ठीक, चलिए फिर आप, अच्छा वही केवल डाले थे, नहीं तो आप लोग को भी डाल देना चाहिए था। अरे भाई 12th पास और 12th में पढ़े हुए यार, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारा टाइम पे देखा गया कि ये वाले जो एग्जाम है ना वो थोड़ा सा पेपर लेवल लो रहता है, और वहाँ वाला का जो है क्या अभी तक नहीं हुआ ऐसा। हाँ, अब किसी एक सेट का हुआ हो बात अलग क्या है। अरे ये कैसे पैटर्न चेंज है यार। हाँ, बल्ब से एकदम रेजिस्टेंस माने
जाएगा ना, जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ मानिए, मतलब वो रेजिस्टेंस से ही होता है, इसलिए वहाँ पे ग्लो होता है। पोटेंशियल है, मेरे पास करंट है, हाँ। तो उसको हमेशा बल्ब रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस से काम करेगा वो। तो अगर पावर सप्लाई से देखने जाए तो मतलब पावर हमको फाइंड करना हो किसका, बल्ब का, तो भी कल P = V²/R लगा दीजिए, उसका जो पावर होगा V²/R लगा दो, करंट दिया है I²/R लगा दीजिए। अगर हम बल्ब का पावर 2 वाट, हाँ उसका रेजिस्टेंस, अभी हम लोग सब कॉम्बिनेशन आगे इस पे करेंगे, जो आप बात कर रहे हो उस पर क्वेश्चन भी आगे करेंगे। ये हो गया बेटा, इस इतना नोट कर लीजिए। अभी वो जो कह रहे हैं ना, अभी जो हम लोग पावर वगैरह पढ़ेंगे तो वो डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, आप लोगों की जो जनसंख्या है ये कुछ ऐसा लगभग नंबर फिक्स बना रहता है, चेहरे बदलते रहते हैं, है ना? कभी कोई आ गया तो दूसरा वाला गायब है, दूसरा आ गया तीसरा वाला गायब है ना जी। बस कुछ चेहरे हैं जो फिक्स रहते हैं, बाकी हाँ चेंजेबल रहते हैं। बेटा डॉक्टर बनना है तो बड़ी रेगुलरिटी, या किसी भी एग्जाम में आपको बेहतर करना है तो बहुत पंक्चुअल होना पड़ेगा और बहुत ही आपको सिंसियरली मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? ऐसा नहीं कि जब सारे काम घर के खत्म हो जाते हैं, कहीं क्या दावत वावत नहीं बचता है तो हम लोग चले जाते हैं, हाँ अब योदा के दावत पे, क्यों जी, कुछ यहाँ से भी ग्रहण कर लें। ठीक, हमारी जो क्या गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना, इसलिए बड़े नुकसान में चला जाता है। ठीक, क्योंकि पब्लिक सोचती है कि जैसे है ना हॉस्पिटल में, वही डॉक्टर जब अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बैठता है तो उसको जाके 500 रुपया फीस देंगे और बड़े प्यार से दिखाएंगे, और वही डॉक्टर जो वहाँ बैठा रहेगा, आप ऐसा नहीं, आप जाइए और आप थोड़ा सा रिक्वेस्टली बात करेंगे ना तो वहाँ भी देखते हैं। ठीक, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं जो उनके बिहेवियर वहाँ बदल जाते हैं, बट ऐसे सब नहीं होते हैं। ठीक, तो अगर आप वहाँ रिक्वेस्टली बात करेंगे और तब आप वहाँ जाते तो जानते हो कि अब तो ये सरकारी तंत्र में बैठे हैं तो ये तो हमारे नौकर हैं, तो ऐसे बात करोगे तो नहीं देखेगा सही से, पर अगर आप रिक्वेस्टली बात करेंगे तो वहाँ भी वो आपको सुनेंगे, है ना? चलिए देखिए, क्या आप लोग बनने के बाद नहीं सुनेंगे? हाँ, बनने के बाद नहीं सुनोगे? ठीक, चलिए, तो इसलिए आप जाते हैं कहीं भी वो तो उसको थोड़ा सा वैल्यू दिया करिए, है ना? हो गया बेटा? तो ये तो हो गया हमारा बेटा, दूसरा कंडीशन बनेगा इसका सेकंड, नोट कर लिया? पेन चल रहे हैं, जल्दी करो, शिफ्ट करे तो आधे घंटे इसको फिर सेटिंग में नहीं होती है, हटाएं बेटा, प्रोसेस देख लेना अपना। सेकंड पॉइंट बनेगा, इफ क्या आर लेस देन क्या हो, स्मॉल आर हो, अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल हो तो आई की वैल्यू जो है हमारा, हम लोगों ने फार्मूला बताया NE/R प्लस कितना था, NR प्लस कितना था, R था। अब इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, जब इसे इग्नोर करोगे तो आई की वैल्यू कितना मिलेगा,
Ne upon small r, Ne by क्या स्मॉल r, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सेल्स या दो सेल्स, ठीक है, फॉर विच इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल इज बेनिफिशियल। जस्ट उसका उल्टा सीरीज में ऐसे सुन लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा जिन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है एक्सटर्नल यानी कि क्या जो सर्किट के रेजिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में, उसे सीरीज में ऐड करना बेनिफिशियल होगा, ठीक। लेकिन उसमें अगर जिसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज है एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में, उसे सीरीज में ऐड करेंगे तो वो हमारा नॉन बेनिफिशियल होता था, यानी कि वहां से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही पैरेलल में जस्ट उसका उल्टा, ऐसे सेल जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज है, किसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा लार्ज है एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में, ठीक, उनको किस में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ना बेनिफिशियल होगा। और जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लेसर है एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में, उसे पैरेलल में जोड़ना नॉन बेनिफिशियल होगा, ठीक। तो यहाँ पे होगा दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सेल, कौन सा, सच टाइप्स ऑफ सेल्स इज कैसा, बेनिफिशियल या नॉन बेनिफिशियल, इज बेनिफिशियल। इस टाइप के सेलों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो कैसा होगा आपका, बेनिफिशियल होगा। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज बेनिफिशियल। तो इसके बेस पे हम लोग दिखा देते हैं बेटा पहला कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सेल्स इज बेनिफिशियल, हो जाएगा। ऐसे सेलों का पहला कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपका बेनिफिशियल होगा, ठीक। सच टाइप मतलब जिसके लिए क्या इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, सच टाइप ऑफ सेल मतलब जहाँ पे क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस मच मच ग्रेटर देन क्या है एक्सटर्नल है, जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, ठीक, उन्हें पैरेलल में जोड़ना कैसा होगा, बेनिफिशियल होगा। लेकिन ऐसे सेलों से ओवरऑल नुकसान ही होता है, ठीक। इसीलिए जब भी हम जहाँ सेलों का यूज़ करते हैं हर जगह सीरीज में ही जोड़ते हैं, पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता है, हो जाएगा। आगे लिखेंगे बेटा, अब करंट हमने टोटल निकाला था आई की वैल्यू, पूछा जाए ईच सेल से, एन सेल को जोड़ा था तो टोटल करंट मिला था, पूछा ईच सेल से कितना करंट मिलेगा, तो जैसा भी हम लोगों ने कहा बेटा ना यहाँ से इतना टोटल करंट ये एन सेलों के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, तो अगर कहा जाए ईच सेल से कितना करंट मिलेगा तो क्या कंडीशन बनेगी, अभी टोटल एन सेल मिलके आई करंट दे रहे हैं तो ई सिंगल सेल कितना देगा, आई बाई एन हो जाएगा। तो करंट थ्रू ईच सेल, ये वाला नोट कर लीजिएगा, करंट थ्रू ईच सेल, ईच सेल से कितने करंट हमें मिलेगा बेटा, तो इसकी वैल्यू आई डैश की वैल्यू होगी आई अपान कितना एन के बराबर हो जाएगा, आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई बाई एन के क्या होगा इक्वल हो जाएगा। कहाँ गायब थी बेटा, हैं, अरे गांव इतना लंबा लंबा नहीं जाते हैं जी, अभी जाओगे तो गांव पे कोई नहीं पूछेगा, डॉक्टर बन के जाओ देखो कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, हैं, और कहीं आईएएस बन जाओ तो देखो गांव ही नहीं घर वाले नहीं अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले भी स्वागत में फूल माला लेके पहुंच जाएंगे, है ना। तो कुछ बन के जाओ तो थोड़ा सा, हैं, तुम लोग ऐसे फ्री में गाँव पहुँचते रहते हो, कोई ना पूछे, पनिया ना पूछे बिटिया आ गई कि नहीं आई, हैं, जा लेके पानी उन्नी पी ले, है ना। चलो हमको कोई डांटता है, क्यों, जरूर डांटे जाएंगे अगर गलती करेंगे तो। अभी हमारे फादर हैं और जब तक वो हैं तब तक हम लोग तो बच्चे ही हैं ना, तब लेकिन ऐसी गलती करेंगे कहेंगे नहीं तो डांट खानी पड़े, है ना। देखो करंट थ्रू ईच सेल, बट मुझे मालूम है अभी भी अगर हम गलती कर देंगे तो पक्का है छोड़ेंगे नहीं, हाँ। आप गलती ना करिए ना, डांटेगा कहें क्यों, हुआ ना गलती, जानबूझ से करिए चाहे जैसे करिए, अगर आपसे गलती नहीं होगी तो कोई नहीं डांटेगा, हाँ। आप अगर जान रहे हैं तो सुनना पड़ेगा, तो सुनना ही पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब सामने वाला थोड़ी सुन रहा, तुम ध्यान से सुन रहे हो ना ध्यान से सुन रहे हो, हाँ। चलिए ठीक, ऐसे आपके द्वारा अगर ऐसी कोई गलती नहीं होगी तो आपको डांट नहीं सुनना पड़ेगा, ठीक। चलो देखो बेटा हो गया, माँ बाप के सामने आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे, कुछ भी बन जाइए, ठीक। नहीं तो डिप्रेशन में मत जाइए,
चलो देखो बेटा, कंडीशन आपका है अगर NEM सेल है, ठीक, अब डिप्रेशन से दूर हटो। चलो देखो, अगर NEM सेल हैं उनको N रो में और ईच रो में क्या, ये आपका M रो बनाओ, ईच रो में N सेल को क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो अगला ने हेडिंग करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, या तो एक और पॉइंट और लिख लीजिए, क्या लिख लिया था वहां पे, एक चीज और लिख लीजिए तब फिर मिक्स लिखिए, पावर भी उस पॉइंट पे कर लिए तब मिक्स लिखिए। लिखिएगा पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट, पावर की वैल्यू जैसे हम लोगों ने सीरीज में किया था ना, आप यहां भी कर लो, पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट। लिखिए P इक्वल टू, P का जनरल फॉर्मूला है I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R, तो हम लोग चूंकि I निकालें तो I के टर्म में लिख लीजिए, तो P इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना, I स्क्वायर इंटू R होता है, I की वैल्यू आपने एक फार्मूला आप चाहे इस वाले से लगा दो, चाहे N को ऊपर करके लगा दीजिए, स्क्वायर इंटू क्या होगा R के बराबर होगा। तो ये पावर डिसिपेशन हो रहा है P इक्वल टू E ठीक अपान R प्लस R बाई N का होल स्क्वायर इंटू R, या NE अपान N R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू क्या करिएगा R निकालिएगा, तो वहां से पावर की वैल्यू आप डिटरमाइन कर लेंगे, उससे पावर की वैल्यू क्या होगी आपको मिल जाएगी, पावर डिसिपेशन कितना होगा। ठीक, नेक्स्ट केस अब बात हम लोग करते हैं जब कंडीशन क्या होगा मैक्सिमम करंट की, तो वहीं अगला पॉइंट कर लीजिएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, कंडीशन फॉर हाँ मैक्सिमम पावर, पावर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब R इक्वल टू R बाई N हो, R इक्वल टू कितना हो जाए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, कैपिटल R की जो वैल्यू होगी बेटा वो R बाई क्या N के बराबर होना चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक, तो यहाँ से जब वैल्यू हम लोग रखेंगे ना तो P की वैल्यू आ जाएगी, ये फार्मूला हमने बनाया था पावर के लिए, तो P की वैल्यू हो जाएगी देखो E अपान R बाई N प्लस R बाई N, तो कितना 2R बाई N का होल स्क्वायर इंटू कितना R बाई N, भाई वहां भी हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इस केस में इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा बेटा E N ऊपर चला जाएगा N स्क्वायर इंटू E स्क्वायर अपान 4R स्क्वायर इंटू R बाई N। देखो बेटा एक N कैंसिल एक R कैंसिल, तो नेट क्या वैल्यू मिला, P मैक्सिमम की वैल्यू आएगी E स्क्वायर अपान कितना, एक N बचा गया NE स्क्वायर अपान 4R के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाए। तो मैक्सिमम जो पावर आपका होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो तब मिलेगा बेटा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल सम के बराबर हो। ठीक, और उसके इसमें पावर की जो वैल्यू हमें मिलेगी NE स्क्वायर अपान 4R के क्या होगा इक्वल हो जाएगा। ठीक, समझ गया, N है नंबर ऑफ क्या सेल्स जितना आपने जोड़ा है, नोट कर लीजिए, ये मैक्सिमम पावर होता है बेटा। बट प्रैक्टिकली ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिलते नहीं हैं। ठीक, ये केवल कंडीशन दिया जाता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस मच मच ग्रेटर देन क्या हो एक्सटर्नल हो, ऐसे सेल बनाने से कोई फायदा नहीं हो, जितना बाहर सर्किट में हमें जहाँ पावर मिलना है उतना नहीं, उससे ज्यादा क्या होगा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होगी। ठीक, हो गया, चलिए आगे लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग है बेटा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें क्या करते हैं बेटा सीरीज और पैरेलल दोनों में जोड़ेंगे, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों में हम लोग कनेक्ट करेंगे, अगर सीरीज में भी कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसी को आप टर्म देते हो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज में भी और पैरेलल में भी है तो उसे नाम क्या देंगे आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कह लेते हैं। ठीक, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स,
देखो सपोज दैट टोटल बेटा NAM सेल हैं, ईच रो में आपने N सेल को कनेक्ट किया सीरीज में, और ऐसे नंबर ऑफ रो आपने M बनाए। कितने रो बनाया? M रो, और ईच रो में कितने सेल हैं? N सेल्स हैं। अब हम डायग्राम यहाँ बना ले रहे हैं बेटा। ये हो गया। ये एक्सटर्नल डिस्टेंस आ रहे हैं, तो ये बेस्ड कॉम्बिनेशन कहानी हुई कि सीरीज और पैरेलल दोनों में ऐड किया गया है सेलों को। ठीक, ऐसे ऐसे मान लो हमने N सेल्स लिया, ईच का EMF E है, इंटरनल डिस्टेंस R है, और सच टाइप के M रो बनाए गए हैं। कितने रो बनाए गए हैं? M रो। सारे सेलों का EMF E है, इंटरनल डिस्टेंस सारे के क्या हैं? R हैं। ऐसे आपके सेलों के हमारे क्या M रो डिजाइन किए गए हैं। तो बोला जा रहा है कि टोटल आपका क्या होगा, करंट जो सर्किट में फ्लो करेगी, पूरे सर्किट में पास होने वाले करंट की वैल्यू बेटा कितना होगा। ठीक, टोटल करंट जो हमारा पास आउट होगा वो कितना आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए मिक्स कॉम्बिनेशन का। तो फिर बताएं टोटल कितने सेल होंगे बेटा? टोटल सेल यहाँ कितने होंगे? टोटल अगर नंबर ऑफ सेल लिखा जाए कितना? अरे n इंटू एक रो में n है ना। जैसे मान लो ये इतने रो आप लोग बैठे हुए अलग अलग रो में। ठीक, अगर कहा जाए हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर हैं, ठीक, तो मान लो ऐसे आप बैठे हो, मान लो 8 रो हैं, तो 8 रो में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, एक रो में मान लो 10 लोग हैं, 8 रो हैं तो कितना हो गया? 80 हो गए। एक रो में 20 लोग हैं तो 8 रो हैं तो क्या 160 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि टोटल जो होगा दोनों के प्रोडक्ट के बराबर नंबर ऑफ सेल मिलेंगे। जितने रोज हैं और ईच रो में जितने नंबर ऑफ क्या हैं? सेल्स हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, टोटल आपका क्या मिलेगा? वहां से नंबर ऑफ सेल्स मिल जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछिए, आप लोग अपने अन्यथा न लीजिएगा। जैसे जो लोग बहुत ही रेगुलर रहते हैं, क्या घर वाले पूछते नहीं क्या बेटा तुम पढ़ने क्यों नहीं जा रहे हो? हैं? जाने नहीं पाते। अरे भाई घर पे रहते हो तो जान कैसे नहीं पाएंगे? हैं? घर पे तो आप नहीं आते हैं तो घर वाले पूछते नहीं आप लोगों से बेटा क्यों नहीं जा रहे हो? कि नहीं पूछते जी? पूछते हैं। तो क्या बोलते हो? आज छुट्टी है? हाँ, अच्छा, जब काम रहता तभी पूछ के ही रुकते। हाँ हाँ जी। नहीं, वो सब लोग ऐसे नहीं बोलते हैं झूठ। नहीं, जैसे कुछ अभी कल 2-3 देवियां यहाँ पहुंची थी, आज गायब हैं। आए थे ना, जो क्या नाम है? हाँ, वो आएंगे तो साथ ही आएंगे, नहीं तो ये नहीं करेंगे। ठीक, जबकि एक बड़े पुराने उनके फादर, उनके 2 बहनें और भाई हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, उन्हीं की छोटी बहन है और उनके फादर जो है एडवोकेट हैं और बड़े पुराने जानने वाले हैं। लेकिन अब वो क्या बोला जाए, या तो वो घर से गायब हो जाते हों। ठीक, वो कोर्ट में रहते हैं और बिटिया जो है घर पे छुट्टी मनाती है। हाँ, और मम्मी लोग को आधे बच्चियाँ क्या बेवकूफ़ बना लेते हैं, है ना। आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो मम्मी कहता अच्छा रहने दे बेटा, तो वो अच्छे से आराम ही कर ले। हाँ, एक यूनिवर्सल है जिसकी मम्मी लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब नरम वाले। हाँ, ठीक, वो उनके बच्चे जो है वो उनको खूब मिसयूज करते हैं। और जिनकी मम्मी लोग थोड़ा स्ट्रांग होती हैं ना, कि मतलब नहीं जाना तो जाना है, चाहे हाँ रो के जाओ या गा के जाओ, वो बच्चे लाइन पे आ जाते हैं। क्योंकि पापा तो हमेशा घर पे रहेंगे नहीं। ठीक, इसलिए मम्मी लोग को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आप लोग फ्यूचर में स्ट्रिक्ट मम्मी बनिएगा, है ना। बच्चे घर रुके गो। हाँ, ठीक,
नहीं, हकीकत है, मैंने बहुतों को देखा है, वो इतने सालों का वो है, ठीक, जिनके मम्मी लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या, हाँ हाँ, दुलाते हैं, प्यार दुनिया भर के, मतलब जहाँ बनना है वहाँ प्यार आता है, जब बिगड़ जाएंगे तो कहेंगे हमारा बच्चा नालायक हो गया, ठीक, हाँ हाँ हाँ, वो तो बाबा दादी नेचुरली हो जाते हैं बेटा, वो नाना नानी बाबा दादी वो तो अगली पीढ़ी का वो होता है, वो नहीं करेंगे, बट मम्मी पापा स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ठीक। हाँ, उसमें बाबा दादी थोड़ा सा इंटरफेयर करने लगते हैं, अरे रहने दो, हाँ, तो वो होता है, वो तो सब रहते हैं वहाँ, बाबा दादी कुछ ही रहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में स्ट्रिक्ट हो पाते हैं, ठीक। हाँ, अरे अब डांट अच्छी लगती है और नहीं लगती है, अच्छा बेइज्जत करके डांटते हैं, चलो ठीक है, हो गया बेटा, चलो लिखते हैं अपने लाइन पे आ जाओ। तो बोला गया अगर हम लोग बात करते हैं बेटा इक्विवेलेंट क्या ईएमएफ ऑफ ईच क्या रो, एक रो का अगर आकर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे, यानी कि ईएमएफ ऑफ ईच रो करोगे तो क्या होगा बेटा, ईएमएफ ऑफ ईच रो, ठीक, टोटल ईएमएफ बात कर लेते हैं, टोटल ईएमएफ ऑफ ईच रो, तो ये जो वैल्यू आपकी होगा बेटा ये कितना आएगा, एक रो में n सेल्स हैं, ऐसे ऐसे हमारे क्या हैं m रो है, तो एक रो में एक सेल का ईएमएफ E है और n सेलों को सीरीज में जोड़ा गया है, तो कितना हो जा रहा था Ne, जो कल हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो यहाँ पे इसको E डैश मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू बेटा Ne के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ है, उसी को इक्विवेलेंट कह लेंगे, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल ईएमएफ पूरे कॉम्बिनेशन जो आपको एम रो बनाया गया बेटा, ठीक, एक रो का एन ही हुआ तो टोटल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, हाथ उठाओ, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा पूरे कॉम्बिनेशन का। चलिए पहले आप ही लोग से शुरू हो जाए जी, NE जी, NE बाई एम, E बाई जी, E बाई एम, टोटल का पूछ रहे हैं, NE बाई एम, आप बदले कि वही है जी, कौन हाथ उठा रहे, हाँ, अरे उठा दिया करिए, आप भी स्टूडेंट ही हैं, हाँ जी, हाँ जी बताओ कौन बताया, NE ही रहेगा। अभी बेटा अभी आज ही पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला गया, अभी देखो काफी पलटो पीछे पेज पे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट वैल्यू एक ईच रो का जितना होगा उतना ही रहेगा, देखो वहां पे भी ई ही लिखा था ना, तो एक रो का कितना है NE है, ठीक, तो क्या रहेगा वो NE ही बना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यही बोले थे जी, तो NE के बराबर ही रहेगा, वो नंबर ऑफ रो पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक बेटा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट आएगा बेटा कितना, NE के बराबर ही रहेगा, ये क्या हो रहा है यार, वो NE के क्या रहेगा बेटा, इक्वल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आपकी नहीं होंगी। तो हम लोगों ने निकाल लिया क्या, टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगर पूछा जाए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, कौन सा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, ईच रो के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में R डैश की वैल्यू आएगी कितना बेटा, n सेल लगे हुए हैं और n सेल हैं तो n इंटरनल रेजिस्टेंसेस होंगे, तो एक का R है बेटा तो n का क्या हो जाएगा, NR के बराबर हो जाएगा, ईच रो का NR होगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जब आप हम लोग बात करेंगे बेटा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन, तो यहाँ कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की जब आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इसे कह लें, तो एक रो का NR है, ऐसे ऐसे m रो हैं, जो अभी हम लोगों ने लिखा था एक रो का R था तो n रो थे तो R बाई n लिखा था, तो यहाँ पे कितने रो हैं, m रो हैं, तो NR बाई क्या हो जाएगा m,
मतलब अगर इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा, तो जितने रो होंगे उतने से डिवाइड आप कर लेंगे इक्विवेलेंट निकालते समय, ठीक। अब ये तो अभी तक हमने किसकी बात किया, इंटरनल वाले की बात किया। अब इन सब का इंटरनल वैल्यू इसके साथ किसमें होगा, सीरीज के पैरेलल। भाई ये सबका इक्विवेलेंट जो आएगा बेटा, वो इसके साथ जो करंट टोटल यहाँ से आ रहा है वही करंट यहाँ से जा रहा है ना, तो वैल्यू क्या होगी उसके सीरीज में होगा, और सीरीज में जोड़ेंगे तो डायरेक्टली आप सम कर लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट तो आर तो है ही है बाहर वाले का, और प्लस एन आर बाई क्या हो गया, एम इंटरनल वाले का हो गया। तो टोटल आर प्लस एन आर बाई क्या हो जाएगा, एम के बराबर होगा। हो जाएगा बेटा, आगे करेंगे आप नेक्स्ट। तो आर प्लस एन आर बाई क्या हो गया, एम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें करंट इन एक्सटर्नल सर्किट अगर निकालना है, करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, या इसी को टोटल करंट इन द सर्किट बोल लेते हैं बेटा, ठीक। तो आई की जो वैल्यू होगा ई इक्विवेलेंट अपान कितना, आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, देखो एन ई लिखा था यहाँ पे है, कितना है एन ई। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, आर प्लस एन आर बाई। एक तो बेसिक रिलेशन हम लोग यही लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। बेसिक हम लोग रिलेशन यही लिख लेते हैं कि एन ई अपान आर प्लस एन आर बाई एम। लेकिन अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। रुक जाओ अभी लिखने का टाइम देते हैं यार, जब समझाएं तो समझ लिया करिए, समझना ज़्यादा जरूरी है, किताब में ढूंढेंगे मिल जाएगा, ठीक। तो उस केस में अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने बोला कि इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ये होगा एम आर प्लस एन आर बाई एम। एम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। तो आई की वैल्यू मिल जाएगा, दूसरा रिलेशन आई इक्वल टू एम एन ई अपान एम आर प्लस एन इंटू आर। ये एक दूसरा रिलेशन बन गया, ठीक। जब हमने इन दोनों के एलसीएम एम ले लिया तो एम से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, एम आर हो गया, ये एन आर ऑलरेडी है, और एम कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर। तो ऊपर हो गया एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर के बराबर हो गया। तो ये कंडीशन आपका होता है, टोटल करंट क्या पास आउट होगी सर्किट से, यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। इतना समझ गया। तो पहले अब आप क्या करिए, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऐसे बना लीजिए, काम चल जाएगा। एक कहानी नहीं दिखाना है ना कि एम इंटू एन सेल आर कनेक्टेड इन दिस। अब इतना आप लोग बुद्धिमान है माना जाता है ना, सरकार तो आपको इतना बुद्धिमान मानती है कि आपको क्या 3 महीने पूरा पढ़ा दिया जाए, हाँ। अगर एक बल्ब पावर 2 वाट दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितने वोल्ट पे दिया है वाट, वोल्ट कम होती है। इसीलिए जब रीडिंग होती है ना किसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो ये लगा हुआ है, अगर ये 20 वाट के है तो 20 वाट एट टू 20 वोल्ट लिखा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 90 से 40 हो रहा है, 50 डेल्टा भी तो दिया जाएगा, V दिया जाता है, किस वोल्टेज पे उतना पावर है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है ना, या I स्क्वायर इंटू R होता है। तो ऐसे केसेस में जनरली जब दिया जाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट का दिया जाता है, तो वोल्टेज रीडिंग दी जाती है, उतने वोल्ट पे आपको उतना पावर है। जैसे आप बल्ब लेने जाते हो, लिखा 100 वाट, ठीक। अभी आगे आएगा कहें, जी साहब, ब्राइटनेस वोल्टेज बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, वोल्टेज घटाएंगे तो घटेगी, ठीक। अभी कहानी आगे आएगा यार, बल्ब आएगा, टेंशन ना लो। क्या आज बल्ब पढ़ के आए हो, जब आप निकालोगे रेजिस्टेंस आर इक्वल टू लिख लीजिएगा बी स्क्वायर बाई पी कर लीजिएगा, ठीक। जितने वोल्ट पे आपको रीडिंग दी गई है अपान पी से डिवाइड कर देना, वहां पे उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा।
जिसका पावर ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसका पावर कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे आप 40 वाट 60 वाट 100 वाट के बल्ब ले लीजिए, सारे 220 वोल्ट रीडिंग पे आपको जितने इंस्ट्रूमेंट अपने यहाँ मार्केट में मिलते हैं ना, वो सब 220 वोल्ट रेटिंग पे रहते हैं, ठीक। तो उस केस में जिसका पावर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, पावर कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। हो गया बेटा? अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस R लगाया है इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए बेटा, अगर इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, कितना है? V है, तो V इक्वल टू कितना होगा? I इंटू R के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग रेजिस्टेंस के थ्रू निकालते हैं तो V इक्वल टू बेटा I R के क्या होगा? इक्वल होगा। तो नोट कर लिया? नीचे लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस potential difference across load resistance, potential difference across load resistance, potential difference across load resistance, potential difference across load resistance। तो इसके थ्रू V की वैल्यू जो होगी बेटा I इंटू क्या होगा? R के बराबर होगा। V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? I इंटू R के बराबर होगा। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच सेल निकालना हो तो कितना आएगा? जैसे n सेलों को हमने सीरीज में जोड़ा ना, तो उसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है V इक्वल टू IR, तो ईच सेल के थ्रू निकालना हो तब कितना आएगा? कितने लोग बताओगे? जितने सेल जुड़े हैं उसी में, जैसे ये n सेलों के मिलने से इतना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो ईच सेल से बेटा बाई n कर दीजिए, वहीं लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, यहीं लिख लीजिए नीचे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या? ईच सेल, ये सेल है बेटा ईच सेल, तो ये होगा V डैश की वैल्यू आएगी V बाई N। IR के टर्म में लिखना चाहेंगे IR बाई क्या कर लीजिएगा? N कर लीजिएगा। तो ये ईच सेल के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ से बेटा हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक। अब अगर करंट पूछा जाए थ्रू ईच सेल तो कितना होगा बेटा? करंट की वैल्यू ईच सेल के थ्रू कितना होगा? टोटल करंट I फ्लो हो रही थी ना, ठीक। तो उस केस में ईच सेल के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा? I बाई N। और लोग M, और ईच सेल पूछ रहे हैं। ईच सेल के थ्रू पोटेंशियल यहाँ पे जब निकालोगे आप करंट की वैल्यू क्या आएगी? कितने लोग बताएंगे? कहीं कहीं किताबों में भी गलत लिखा हुआ बेटा, बताओगे? ईच सेल से कितना करंट मिलेगा? हाँ बेटा I बाई N। कैसे बेटा? जैसे करंट हम लोगों ने अभी जो लिखा था, देखो ये टोटल करंट आई थी ये, ठीक। तो ये करंट इस रो के थ्रू भी आया होगा, इस रो के भी थ्रू आया होगा, इस रो के भी थ्रू आया होगा। तो ये टोटल हमारे पास कितने रो थे? M रो मिल के करंट कितना दिया? I करंट दिया। तो ईच रो से करंट कितना मिला? I बाई M। और एक रो में कितने सेल लगे हैं? N। तो एक सेल के द्वारा कितना करंट मिला?
हाँ, आई बाई आई बाई एन कि आई बाई एम कि आई बाई एम एन? हाँ जी, जुगाड़ लगाओ। बोला कि ईच रो नहीं पूछ रहे हैं हम ना, हमने पूछा बेटा कि जैसे टोटल करंट आई आपकी आ रही है, टोटल करंट आई है, ये एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रहे हैं, ये करंट आई मिला हमारे इन एन रो के करंट के मिलने की वजह से, और हर रो से सेम सेम करंट मिल रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग ईच रो से आने वाला करंट की वैल्यू निकाले तो आई बाई क्या मिलेगा, यम। कितने रो हैं हमारे पास, यम रो है, तो यम रो मिल के आई करंट दे रहे हैं ना, तो ईच रो से कितना मिलेगा, आई बाई एम। ये ईच रो से आने वाला करंट है, और ये जो करंट आई बाई एम हमें मिल रहा है बेटा, ये कितने सेलों से मिलने से बन रहा है, एन सेलों से, तो ईच सेल से कितना हो जाएगा, आई जो ये करंट आ रहा है इसका बाई एन होगा ना, तो होगा आई बाई एम पहले से था, और बाई एन तो आई बाई एम एन हो जाएगा, ठीक। तो वहीं पॉइंट करके लिख लो यार। करंट करंट फ्रॉम ईच रो, पहले ईच रो लिख लो, करंट फ्रॉम कहां से, ईच रो, करंट फ्रॉम ईच रो, यहीं से समझाना इसलिए इसको रखे हैं बेटा, करंट फ्रॉम ईच रो, तो यम रो मिला के आई था, तो ईच रो से आई बाई क्या हुआ, यम, तो लिखिएगा आई डैश इक्वल टू आई बाई, आई डैश इक्वल टू आई बाई कितना, यम, हो गया, आई बाई एम, नीचे लिखिएगा, एंड करंट ड्यू टू ईच सेल, करंट ड्यू टू कहां से, या करंट फ्रॉम ईच सेल, जो भी कर लीजिए, करंट फ्रॉम ईच सेल, ड्यू टू लिखो या फ्रॉम लिखो, जो भी लिख लीजिए, करंट फ्रॉम ईच सेल। अब ईच सेल जब करोगे तब, ठीक, तो वहां पे जब वैल्यू हम लोग लिखेंगे बेटा, ईच रो के थ्रू आपने लिखा ईच रो, तो आई डैश की वैल्यू आई आई बाई एम, ईच सेल जब लिखेंगे, ये थ्रो ईच रो है, ईच क्या, रो, और जब ईच सेल लिखेंगे तो ये आई डबल डैश की वैल्यू होगी बेटा, इसके बाई एन होगा ना, तो आई बाई एम बाई यानी आई डैश अपॉन एन होगा, और यहाँ पे आई डैश की वैल्यू है आई बाई एम, तो आई बाई एम इंटू एन हो जाए। किताब में कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग है बेटा, आई बाई एन लिख दिया, आई बाई एन जब लेते थे, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने एन सेलों का बनाया था, तब ईच सेल से आई बाई क्या आता था, एन आता, तो चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, गलतियां हैं किताब में भी कई जगहों पे, ठीक हो जाएगा। सीरीज में करंट तो सेम रहता है, हाँ बेटा करंट तो सीरीज में सेम रहेगा, लेकिन जैसे वो सीरीज जो में करंट जो सेम आ रहा है, मान लो उसमें एन सेल आपने जोड़ा ना, तो इसका तो एन सेलों की वजह से वो टोटल करंट आ रहा, तो रहा करंट सब में सेम सेम, लेकिन वो किसकी वजह से हुआ, एन सेलों के मिलने से वजह से उतना करंट आ रहा ना, तो उसमें एक सेल से कितना मिला, समझ गए। हो गया, आगे लिखेंगे, बोला जाता है जो पावर होगा इस कंडीशन में मैक्सिमम कब मिलेगा, कितना मिलेगा, जब आर की वैल्यू किसके बराबर हो, हाँ बेटा एन आर बाई एम, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में कैसे हो बेटा, सेम सेम हो, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो करंट की वैल्यू आपकी आएगी, जो करंट आपका आएगा, टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल अगर सेम सेम हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो करंट की वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक। तो उस केस में अगर टोटल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे, दूसरी कंडीशन आपकी बन रही है कि अगर हमें पावर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो पावर की जो वैल्यू मैक्सिमम होगा वो किसके बराबर होगा, पावर की वैल्यू मैक्सिमम किसके बराबर होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे।
चलो तो कंडीशन लिख लीजिएगा। फॉर मैक्सिमम पावर, देखिए कैपिटल R इक्वल टू NR बाई एम, कैपिटल R इक्वल टू NR बाई एम। कैपिटल R की वैल्यू NR बाई क्या हो, M के बराबर हो, यानी टोटल फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल R की वैल्यू जो होनी चाहिए N इंटू स्मॉल r बाई एम के क्या हो, इक्वल होना चाहिए बेटा। NR बाई क्या हो, M के इक्वल होना चाहिए, मतलब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, इस केस में आपको यहाँ से मैक्सिमम पावर निकाल लेंगे हम लोग। अगर कब पूछा जाता कंडीशन तो NR बाई एम के क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क, आप निकालेंगे कितना होगा मैक्सिमम पावर, जैसे पीछे निकलवाया था ना, तो उस ऐसे ही पीछे फार्मूले में आप रख के R की जगह पे NR बाई एम रख के आप डिटरमाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिए वहीं। ये आपको क्या करना, घर पे पावर की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के कल दिखानी है ना जी। अब क्वेश्चन कर लीजिए दो एक, तब फिर आगे देखा जाए। लिखिए, किसी के पास PYQ है बेटा, लाए हो तो मिक्स कॉम्बिनेशन पे देखो क्वेश्चन है। ये तो दो है बेटा, रेजिस्टेंस केवल है, रेजिस्टेंस नहीं, सेल कॉम्बिनेशन। लिखिएगा क्वेश्चन, नहीं वो पॉइंट अभी नहीं है, बनाना पड़ेगा, दूसरी कहानी है। देखिए 20 आइडेंटिकल सेल, 20 आइडेंटिकल cells each having internal resistance, each having internal resistance 0.2 ohm and EMF 2 volt, EMF 2 volt are connected in mixed combination, are connected in mixed combination, are connected in किसमें, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या किया बेटा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, आर कनेक्टेड इन किसमें, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक, आर कनेक्टेड इन किसमें लिखा बेटा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक, विथ an external resistance, with an external resistance 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm है बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा 4 ohm है। लिखिएगा, हाँ 4 ohm बेटा। देखिए if current in external circuit is 4 ampere, current in external circuit is 4 ampere, then
हाउ मेनी सेल्स आर कनेक्टेड इन how many cells are connected in each row and also determine number of rows कितने रो बनेंगे also determine number of rows रो कितने बनेंगे वो भी हमें डिसाइड करना बेटा ठीक also determine number of rows क्वेश्चन मांग लो आपको सेलों के टोटल नंबर 20 दिए हैं करंट टोटल आपको 4 एम्पियर दिया गया है इंटरनल रेजिस्टेंसेस 0.2 ओम के दिए गए हैं EMF 2 वोल्ट दिया गया है बोला गया इन सेलों को कितने रो में या एक रो में कितने सेल कनेक्ट किए जाए कि आपको करंट कितना मिल रहा हो 4 एम्पियर का एक्सटर्नल सर्किट में मिले एम और एन नहीं 20 टोटल है एम एन की वैल्यू दी गई है करोगे बताएं जल्दी करो सर आ जाएंगे टोटल सेकंड में करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रहे हैं अटेंडेंस शीट कहाँ बेटा अटेंडेंस शीट कहाँ पे है सबका हो गया किसका साइन आउट नहीं हुआ बेटा आपके साइन हुए
चलो देखते हैं। एम का वैल्यू दो और एन का वैल्यू दो। ये सर जी पहले आई आर से इससे आई डैश को निकाल लें। 4 एम्पीयर बड़का था तो इंटरनल वाले से निकाले कि आई डैश बराबर आई बटे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई डैश आई की वैल्यू दिया था और इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला रख लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितने आए हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ये आ गया। कैसे वो आ गया? ये देखा सही, हमको इतना पता है कि आई बराबर आई डैश बटे एम एन, ये अभी ने बताया गया है। और एम एन की वैल्यू कितना है 20, इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो आई बटे ये आई डैश थ्रो ईच सेल ये मिल रहा है आपको? ईच सेल जी सर, गलत होगा। नहीं गलत तो आंसर नहीं है, लगाए कैसे हैं ये बात आ रही है। हम देख एम एन की वैल्यू से 20 दिया गया। तो ये फार्मूला भी ये बताएगा कि आई डैश बराबर एम एन बटे इतना वाला। तो आई डैश का वैल्यू 80 आ गया था, यानी इथेजिन वाला यहाँ का आई 80 आ गया था। एक के लिए आई डैश और टोटल करंट पूरा सर्किट का दिया है 4 और एक लाइन का आ गया इस फार्मूले से 80। गलत आया चलिए ना, वो है नहीं भाई, ये सभी रो मिल के 4 एम्पियर हो रहे हैं, तो एक रो से 80 कैसे हो जाएगा जी? ये भी बस आंसर बात रहा सेट है तुम्हारा। बट चलो देखो बेटा, 2 तरीके होते हैं लगाने के, इन्होंने लगाया आंसर तो इनका राइट है, बट वो मेथड जो है वो ठीक है। देखो होता क्या है, हमारे पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो होता है आपको सेट कर लीजिए, सेट करने का मतलब हमें करंट टोटल दिया गया है कितना, आई इक्वल टू कितना होगा, ई इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये 4 एम्पियर दिया है ना, 4 दिया, और इसकी जो वैल्यू ई इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कितना होगा, एन ई अपान आर इक्विवेलेंट आर प्लस एन आर बाई एम पढ़ा था। ये कंडीशन होता था, हो गया। हमें ईच सेल का दिया गया है, इस एम को अगर ऊपर लेते थे हम लोग तो कितना आया था, एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर आया था, याद है ना, पीछे अभी लिखा गया था कि टोटल करंट की वैल्यू एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर होता है। अब हम लोग क्या करें, चूंकि एम इंटू एन की वैल्यू एम इंटू कितना, एन इक्वल टू 20 दिया गया है, तो अगर एन की वैल्यू निकालोगे तो 20 बाई एम आएगा, एन की वैल्यू 20 बाई एम आएगा। किसी एक टर्म में टोटल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लीजिए, पूरे इक्वेशन को किसी एक टर्म में, चाहे एन के टर्म में कन्वर्ट कर लो चाहे एम के टर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एन के टर्म में एन की वैल्यू आई 20 बाई एम, जहाँ एन है वहाँ 20 बाई क्या लिख लेंगे हम लोग, एम लिख लेंगे, ठीक बेटा। तो कर क्या रहे हैं 4, ये तो इस तरीके से लगाने का तरीका है। एम एन की वैल्यू टोटल हमें 20 मालूम है, कितना मालूम है, 20 हमें मालूम है, 20 इंटू ई की वैल्यू 2 वोल्ट दिया गया है, अपान एम की वैल्यू हमें रखना है एम इंटू आर, आर की वैल्यू कितना दिया था 4 ओम दिया है ना। एन की वैल्यू जो होगी, एन की जगह पर आप रख दो 20 बाई कितना एम इंटू कितना 0.2 हो जाएगा, ठीक हो रहा है ना। तो इस केस में क्या किया आपने, एन की जगह पे आपने लिखा 20 बाई एम, देखो ये हो गया 4 इक्वल टू 40 अपान 4 एम प्लस 22 जा 40, 4 बाई एम मिल रहा है, ठीक। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें 16 नहीं सेटअप होगा, यहाँ से रुक जाओ बेटा, सेट कर लेने दो। एक तरीका तो ये है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगा, उससे फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा तरीका हमारा है, ये तो हमारा क्या है, इससे लगाओगे तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक जो इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाएंगे वो थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, उसको सिंप्लीफाई करना आपको थोड़ा सा टिपिकल होगा। दूसरा तरीका हमारे पास ये कि ये होता है,
सेकेंड तरीका देख लो। सेकेंड मेथड आपका होता है टोटल, हमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें करंट की वैल्यू 4 एम्पियर मालूम है, ठीक, 4 एम्पियर टोटल मालूम है, तो आई की वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू 4 है और एक सेल का ईएमएफ आपका 2 वोल्ट है। कितना है? 2 वोल्ट है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपका होगा वो 4 ओम तो फिक्स है, उससे कम तो हो नहीं सकता टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके सीरीज में ही टोटल जुड़ेगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कभी 4 से कम नहीं हो सकता है। टोटल रेजिस्टेंस 4 से कम नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल की वैल्यू 4 आपको दी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट की वैल्यू अगर 5 है, ठीक, तो उस केस में 4 5 जा, अगर हम 4 × 4 करें तो 16, यानी 16 वोल्ट कम से कम एक में आना चाहिए था, और 16 वोल्ट के लिए हमें 8 सेल चाहिए, और वहां पे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ेगा ना, तो उस केस में हमारे जो नंबर ऑफ रो बनते हैं बेटा, जो नंबर ऑफ क्या रो बनेंगे, तो हमारे पास 20 सेल हैं। 20 सेल में हमारे पास एक हो सकता है कि अगर सिंगल रो होता तो मिक्स होगा ही नहीं, और दूसरा कंडीशन में अगर 10-10 के 2 रो हम लोग बनाते हैं, कितने के 10-10 के 2 रो बनाते हैं, तो n की वैल्यू 10 होगी और m की वैल्यू कितना होगा 2, n की वैल्यू 10, m की वैल्यू 2। अब यहां से अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अगर सेट होता है, देखो 2 तरीके, एक तो जो पहले तरीके से निकालिए, लेकिन वहां जो क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, एग्जाम टाइम में सॉल्व करने फिर आपको टाइम लगेगा। दूसरा तरीका है, अगर हमारे पास 20 सेल हैं, पहले जितने सेल हैं उनका 2 रो बनाओ। कितना रो बनाइए? 2। अब अगर 2 रो हम बना रहे हैं तो mn की वैल्यू तो 20 रहेगा ही, e की वैल्यू 2 है, हमने m की वैल्यू 2 रो बनाया, तो 2 × 4 प्लस एक रो में कितने सेल हो गए? 10 × 0.2। अब देखो i की वैल्यू अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो सेटिंग हमने लिया है वो कैसा है? सही है। तो इस केस में हो गया, टोटल हो गया वैल्यू बेटा 40 ऊपर, 4 2 जा 8 नीचे, और 10 2 जा 2, ये हो गया 40 अपान कितना 10, 10 4 जा 40, यानी 4 एम्पियर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो रो दिए गए हैं वो कितने बने? 2, और नंबर ऑफ सेल कितने हैं इस रो में? वो 10 है। एक तरीका है, देखो इतनी ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि इससे सॉल्व करना आपके उस जो फार्मूला पहला मेथड है उससे निकालने से आसान है। दूसरा पॉसिबिलिटी, कभी भी अगर 20 सेलों का हम लोग 3 रो नहीं बना सकते इक्वल, 20 सेल में 3 रो बनेंगे क्या जी? नहीं बन सकते हैं, यानी कि 2 या तो बनेंगे, या तो 4 बनेंगे, या तो 5 बनेंगे, ठीक। अरे 5 चौका 20, 6 भी नहीं बनेगा, क्या आपका क्या 3 भी नहीं बन रहा है। तो हमारा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सेट करेंगे पहले आधे आधे पे, ज्यादातर उसी पे मिल जाता है, नहीं तो फिर क्या 1/4 पे, कितने पे 1/4 पे, इन्हीं दोनों में आपको सेटिंग में आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेना कि करंट की वैल्यू जितना एक सेल है, करंट कितना हमें मिल रहा है, करंट की वैल्यू 4 एम्पियर थी, 4 एम्पियर होने के लिए कम से कम हमारे 8 सेल होने चाहिए था एक रो में, कम से कम भाई 8 सेल होंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16 ईएमएफ मिलेगा। अगर इंटरनल को हम छोड़ दें तो एक्सटर्नल 4 से भाग देंगे तब 4 हो सकता है, तो चूंकि इंटरनल भी है इसका तो सेलों की संख्या उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा ईच रो में होना चाहिए। तो सेट करके लगाएंगे तो आपको समय कम लगेगा, फार्मूले पे लगाएंगे तो जैसे फार्मूला बना तो उसको फिर सिंप्लीफाई करके तब निकालना पड़ेगा, वो टाइम टेकिंग थोड़ा हो जाता है, ठीक। हाँ जी, हाँ, तो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सेट करिए, इक्वेटिक क्वेश्चन बनाइए, तब फिर वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक, उससे भी लग जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब इक्वेटिक क्वेश्चन बनता है तब कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, सॉल्व जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तो सेट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया बेटा, तो इसीलिए कह रहे हैं ना, अवॉइड करने के लिए उसको यही कहा, क्योंकि जब अगर नहीं आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा तब फिर हमें क्या सीधा 4 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तब फिर टाइम टेकिंग हो जाता है। हो गया बेटा, ये कंडीशन हमारा इस टाइप का बनता है कि अगर आपको सेल मिक्स दिए गए हैं तब कैसे आप निकालोगे, वैल्यूज के बेस पे आपका निकल जाता है। चलिए अब इतना कर लिए, इस पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, सर आ गए होंगे, कल फिर इसको बाकी करवाते बेटा। आज सेकंड पीरियड